जय श्री राम। दोस्तों, बृहस्पति महाराज अपनी स्वयं की मीन राशि से अब मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर 22 अप्रैल 2023 के दिन होने वाला है, जो लगभग 14 महीने तक रहेगा। ये काफी लंबी अवधि है और हम सभी के ऊपर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य आएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लग्न पर इस बृहस्पति के गोचर को हमें कैसे देखना चाहिए। आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ है या सामान्य है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा और जानते हैं इस गोचर के बारे में। देखिए, बृहस्पति का गोचर मेष राशि में बहुत शुभ माना जाता है। उसका कारण ये है कि काल पुरुष की पहली राशि है ये, और वहां पर भाग्याधिपति, काल पुरुष के भाग्याधिपति का आना पूरे समाज के लिए लाभकारी रहता है। और अभी भी वही स्थिति बनने जा रही है। एक और चीज, अभी ये रेवती नक्षत्र में चल रहा था, बुध के नक्षत्र में, अब ये केतु के नक्षत्र अश्विनी में आएगा, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, समाज की प्रगति के लिए और बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये गोचर तो अच्छा रहने वाला है। अब हम स्पेसिफिकली आपके लग्न पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आने वाले जो ये 14 महीने हैं, इनमें कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होने वाली है जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर, जिसका हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, 22 अप्रैल 2023 के दिन गुरु मेष राशि में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट डेट है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 1 और 2 जून के आसपास। उसका कारण क्या है कि गुरु मेष राशि में तो आएगा, लेकिन उसी राशि में राहु का भी गोचर है, जिसे बहुत शुभ नहीं माना जाता। और उन दोनों की पूर्ण युति या यूं कहें ओवरलैपिंग होगी एक दूसरे पर डिग्री वाइज। तो इस वजह से डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बताऊंगा किन किन लग्नों पर इसका क्या असर हो सकता है, पर ये डेट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अगली डेट पर, 21 जून 2023 का दिन। इस दिन गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। वो अश्विनी नक्षत्र से भरणी नक्षत्र में जाएगा, तो फल में बदलाव आना अपेक्षित है। इसके बाद 7 सितंबर 2023 के दिन बृहस्पति महाराज मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर परिणाम में बदलाव आता है। कुछ के लिए बहुत लाभकारी हो जाता है, कुछ के लिए जो अच्छा मिल रहा होता है वो रुक जाता है, थम जाता है। तो ये कब होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। 7 सितंबर 2023 वो डेट रहेगी। इसके बाद 29 नवंबर 2023 के दिन गुरु को मेष राशि में छोड़कर राहु आगे बढ़ जाएंगे, या यूं कहूं पीछे आ जाएंगे मीन राशि में। तो वो अच्छा समय है, क्योंकि गुरु जब मेष राशि में हो और उसी समय राहु भी वहां चल रहा हो, तो जो गुरु के शुभ फल मिलने चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो ये युति भंग होगी 29 नवंबर 2023 के दिन। उसके बाद 1 जनवरी जैसे ही आएगी, अगले साल शुरू होते ही गुरु मार्गी हो जाएंगे। जो 7 सितंबर को वक्री हुए थे वो मार्गी हो जाएंगे, और वो अपना सामान्य फल दोबारा से देना आरंभ कर देंगे। इसके बाद 17 अप्रैल 2024 के दिन गुरु फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। मेष राशि में हर राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। तो इसमें अश्विनी से आरंभ होगी यात्रा, और 21 जून को एक बार नक्षत्र बदला जाएगा। उसके बाद 17 अप्रैल को बदला जाएगा। तो गुरु कृतिका नक्षत्र में आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, इसका असर हम पर होगा। एंड फाइनली 1 मई, अगले साल 1 मई के दिन बृहस्पति महाराज वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन डेट्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले 14 महीने को प्लान कर पाए। एक और बहुत ही खास बात जो इस बार के गुरु के गोचर में है, वो है ये। इस 14 महीने के स्पैन में गुरु राहु से तो मिलेंगे, पूर्ण युति होगी। अपार्ट फ्रॉम इट, गुरु की युति चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा हर महीने राशि बदलता है, तो वो भी गुरु के ऊपर से जाएगा। ये 2 ग्रहों के अलावा कोई भी ग्रह गुरु की डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर से नहीं जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? ये बहुत कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं बृहस्पति एक राशि में 12 महीने रहता है, लगभग 12 महीने।
उन 12 महीने में कोई भी ग्रह उस राशि में ना जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। यहाँ पर क्या है कि जब ये गोचर आरंभ हो रहा है तो सूर्य उस राशि में तो होगा, पर गुरु की डिग्री के ऊपर से नहीं जाएगा, वो पहले ही आगे निकल चुका होगा। अब मैं ये सब टेक्निकल बातें इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है आप सब फलित का वेट कर रहे होंगे कि भाई अब अलग अलग लग्नों के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस बार के गोचर को विशेष कर देते हैं। जब गुरु की युति किसी भी ग्रह से नहीं होगी, पूर्ण युति नहीं होगी, तो भी जो फलादेश है उस पर असर पड़ता है। अभी हम आगे बात करते हैं, इसके बाद हम अलग अलग लग्नों पर आते हैं और उन लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लगन से, मेष लगन से। देखिए, जिनका भी मेष लगन है, कैसे पता लगता है? कुंडली में सबसे ऊपर वाले मिडल बॉक्स में अगर 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है। मेष लगन के लिए इस समय लगन में बृहस्पति महाराज आ जाएंगे जो भाग्याधिपति है, मित्र राशि के होकर लगन में बैठेंगे। साथ ही साथ राहु केतु एक्सेस में वो रहने वाले हैं, और फिलहाल लाभ भाव में शनि चल रहा है। कुल मिला के ये गोचर इनके लिए बहुत शुभ है। अगर अपनी गलती से कोई काम बिगाड़े तो बिगाड़े, वरना प्रकृति तो इनको बना के देने वाली है चीजें। तो इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल तो इनके लिए अच्छा है। जाइए जानते हैं कहाँ कहाँ ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले उन्नति के लिए शुभ, क्योंकि लाभाधिपति लाभ भाव में और लगन में भाग्याधिपति, भाग्याधिपति से लाभाधिपति लाभ भाव में, तो कुल मिलाकर ये बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। इसके अलावा संतान और विद्या प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग है। वो क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति और शनि दोनों पंचम भाव को देख रहे हैं, और चाहे आप द्विग्रह गोचर कहें या इसको दो मंदगामी ग्रहों का प्रभाव बोलिए, वो जिस भी भाव पर आता है उस भाव को एक्टिवेट करता है। तो अगर संतान नहीं हो रही थी या यू आर प्लानिंग फॉर योर बेबी, तो इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा। आगे देखते हैं भाग्योन्नति बाधा के साथ। अब ये शब्द क्यों आया? बाधा भी आ गई और भाग्योन्नति भी हो गया। उसका कारण बड़ा ही सरल है, सिंपल है। क्योंकि आपकी पत्रिका में भाग्याधिपति लग्न में है, जो कि बहुत लाभकारी है, दिग्बली हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वहां राहु मौजूद है। ऐसे में फ्लक्चुएशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राहु फ्लक्चुएशन का, उतार चढ़ाव का कारक है। तो हो सकता है काम एक बार में ना बने, लेकिन बनेगा जरूर। प्रयास जारी रखिएगा, फायदा रहेगा। द्वादश अधिपति का लग्न में गोचर, वो भी मित्र राशि का, ये इंडिकेट करता है कि बाहर से आपको सपोर्ट मिले। आपके अपने कुनबे के अलावा जो और लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के हैं, दूसरी जाति के हैं, वो लोग आपको सपोर्ट ज्यादा करें। तो मेष लगन के लिए ये गोचर ओवरऑल अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, भाग्योन्नति के लिए और करियर ग्रोथ के लिए। तो इन सब चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं वृषभ लगन की। जिनका भी वृषभ लगन है उनके अपर मिडल बॉक्स में 2 नंबर लिखा होगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी कुंडली में लाभ अधिपति अब द्वादश में आ गया है, राहु केतु एक्सेस में आ गया है, और साथ में दशम भाव में दशमेश शनि का गोचर चल रहा है, जो इनके लिए योग कारक भी होता है। अब ऐसी स्थिति में किन परिणामों पर हम ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये योग प्रॉपर्टी के लिए शुभ है। अगर आप घर बनाने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिनमें से एक आपके लिए योग कारक है, एक लाभ अधिपति है, कर्म अधिपति है। तो प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनते हैं। इसके बाद विदेश से आय के योग बनते हैं, क्योंकि लाभ अधिपति विदेश भाव में मित्र राशि का बैठा है। राहु के तो एक्सेस में भी है। राहु भी मलेच्छ ग्रहों को इंडिकेट करता है। तो इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जिसका संबंध विदेश से है, तो आपकी उन्नति के लिए ये समय शुभ है। इसके साथ साथ ससुराल से संबंधों में खटास आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि अष्टम अधिपति जो ससुराल को इंडिकेट करता है, द्वादश में राहु केतु एक्सेस में और उस पर शनि की दृष्टि। तो अष्टम भाव जो कि ससुराल पक्ष का है, उनके साथ आपके तालमेल में कमी आ सकती है। तो प्रयास कीजिएगा आदर पूरा दें और झगड़े से बचें जितना हो सके, तो फायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, आय के योग है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें तो ग्रोथ के अच्छे चांसेस है, और साथ ही साथ ससुराल संबंधों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगले लगन की, मिथुन लगन की।
मिथुन लगन, देखिए अगर आपके अपर मिडिल बॉक्स में 3 नंबर लिखा है, जैसा कि चार्ट आप देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपका लग्न मिथुन है। और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या आने वाला है, आपकी कुंडली में कर्माधिपति लाभ भाव में गोचर करने जा रहा है। साथ में राहु होगा, उसके केतु सब पंचम में होगा, और शनि महाराज जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, फिलहाल भाग्य में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल ये समय अच्छा ही माना जाता है। लाभ के योग है, कमाई के अच्छे योग हैं, क्योंकि लाभ भाव में बैठे गुरु को भाग्याधिपति शनि देख रहा है, या यूं कहूं लाभ से लाभ भाव में शनि बैठा है, काल पुरुष की लाभ राशि में शनि बैठा है। तो आपके लिए ये समय ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कमाई के साधन बढ़ने के योग है, इसके साथ यात्रा के योग है। देखिए तीसरे भाव का स्वामी, या यूं कहूं तीसरे भाव पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि चेंज को इंडिकेट करती है, चेंज से फायदे को इंडिकेट करती है, और साथ ही साथ यात्राओं को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीजें अगर आपकी लाइफ में हो सकती है तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट पर आपको काम करना होता है, अलग अलग पार्टी से आपको मिलना होता है, तो आपके लिए भी ये समय और फायदेमंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस अवधि में पार्टनर से तनाव रह सकता है। उसका कारण ये है कि सप्तम अधिपति बृहस्पति राहु के साथ अग्नि तत्व राशि में शनि के द्वारा दृष्ट, ये इंडिकेट करता है कि लाइफ पार्टनर और आपके बीच में तालमेल में कमी रहे, या उनको उनको लेकर आपको चिंता बनी रहे। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो कॉम्बिनेशन आपके लिए फेवरेबल है ही। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। अगर आपके अपर मिडल बॉक्स में 4 नंबर लिखा है, 4 लिखा है, तो आपके लिए ये आपकी कुंडली है, और इसके फलित ऐसा रहेगा कि गुरु आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी होकर दशम में आ जाएगा। राहु के तो एक्सेस में तो वो है ही, और साथ ही साथ आपके अष्टम में अष्टमाधिपति चलेगा। देखिए कर्क लगन में क्या होता है कि छठे और आठवें दोनों भाव के स्वामी गुरु शनि बनते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है गोचर में, उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। और अगर वो पीड़ित है, ऑलरेडी पीड़ित है, तो फिर वहां पर परेशानियां बढ़ जाती है। तो इनके लिए गोचर कोई विशेष लाभकारी नहीं है, पहले से स्थिति थोड़ी हल्की ही हुई है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के योग, क्योंकि कर्म भाव में छठे भाव का स्वामी अष्टम अधिपति से दृष्ट होने जा रहा है। तो ये, और वहां पर राहु के तो एक्सेस भी है, राशि ऑलरेडी आपका कर्क लगन है, तो वहां पे रहती ही है। तो उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा। इसके अलावा पिता की सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि पिता भाव का स्वामी पाप कर्तरी योग में भी आ रहा है। पिता भाव सॉरी क्षमा कीजिएगा, वो पाप कर्तरी में आ रहा है, और उसका स्वामी शनि से दृष्ट है, राहु के तो एक्सेस में है। शनि इस लगन के लिए शुभ नहीं होता है, पिता के लिए भी मार्केश होता है। इस वजह से पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर कोई छोटा मोटा भी उतार चढ़ाव या आपको लग रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फायदा रहेगा। आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि ये गुरु और शनि दोनों आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु का प्रभाव भी धन भाव पर आ रहा है। इस वजह से अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचिए, किसी से सलाह लीजिए। अगर वो सलाह आपके पक्ष में जाती है तो आप आगे बढ़े, वरना अभी ब्रेक लगाइए। अब आगे बात करते हैं, हम सिंह लगन के बारे में जानते हैं। देखिए अगर आपका सिंह लगन है, 5 नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मिडल बॉक्स में, तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी नवम में आ गया है, जिसको शुभ माना जाता है। नवमेश का पंचम में आना शुभ है। वहां पर राहु केतु एक्सिस भी रहने वाली है, और साथ ही साथ सप्तमेश सप्तम भाव में बली होकर, दिग्बली होकर गोचर कर रहा है। ये सब गोचर को अगर हम मिलाएं, तो जैसे अभी कर्क के लिए मैंने कहा, इसमें भी छठे आठवें के स्वामी गुरु शनि बनते हैं। दोनों किस भाव को देख रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे आपकी कुंडली में लगन पर इन दोनों की दृष्टि है, तो स्थिति ये दिखाती है कि सेहत का आपको ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, शनि इस पत्रिका में आपके लगन को देख रहा है, और काल पुरुष की पहली राशि मेष पर भी दृष्टि बनाए हुए है, जहां पर राहु केतु एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आपको सिर दर्द या शरीर के अपर भाग में कोई परेशानी है, नजला, जुकाम या सर दर्द रहता है, तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस अवधि में ये बढ़ सकता है। संतान और विद्या के लिए समय शुभ है, क्योंकि
संतान भाव का अधिपति त्रिकोण में आया है और गुरु पर शनि की दृष्टि भी है। तो अगर आप संतान आपके नहीं हुई थी तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो परिणाम अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि जब जब लग्न पीड़ित होता है और पंचम पर पंचमेश की दृष्टि होती है तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय को अच्छा माना गया है। इसके बाद क्योंकि सप्तम भाव में सप्तमेश का गोचर है, वो भी दिग्बली होकर, ऐसी स्थिति में विपक्ष आपके ऊपर दबाव डालने का प्रयास करेगा। विपक्ष शब्द का अर्थ है कि जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, आपकी पार्टीज है, आपके क्लाइंट है, आपके कंटेम्प्रेरी हैं, वो आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि आप दबे नहीं, वैसे भी संलग्न है, परिस्थितियां दबा दे तो दबा दे, वरना ये किसी और की सुनते तो है नहीं। तो अगर फिर भी ये स्थिति बनती है तो ज्यादा दबने की, ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप हैं, जैसा आपका निज स्वभाव है, उसी के अनुरूप आचरण करें। आगे बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए ये जो गोचर आ रहा है वो आ रहा है अष्टम भाव में। गुरु सप्तमेश होकर, चतुर्थेश होकर अष्टम में गोचर करेगा। उसके साथ राहु केतु एक्सिस ऑलरेडी है और शनि महाराज छठे भाव में गोचर करेंगे। यानी दोनों मंदगामी ग्रह आपकी पत्रिका में छठे आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसको ज्यादा लाभकारी नहीं माना जाता। ऐसी चीज इसमें भी अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढने की बात करें तो विदेश संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा। अगर आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप प्रयास कर रहे थे किसी तरह बाहर का मेरा बन जाए, तो इस अवधि में किए गए प्रयास आपको बेहतर परिणाम देंगे। एक बात और, चतुर्थेश का अष्टम में जाना, राहु केतु एक्सिस में आना, शनि की दृष्टि में आना, घर से दूर जाकर तरक्की करने के योगों को बल देता है। जीवन साथी से तनाव यहां भी दिख रहा है, क्योंकि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में छठे के स्वामी शनि से दृष्ट हो जाएगा, राहु केतु एक्सिस में हो जाएगा। कालपुरुष की सातवीं राशि ऑलरेडी पीड़ित चल रही है, क्योंकि वहां केतु का गोचर चल रहा है। तो इस अवधि में जीवन साथी से तनाव हो सकता है, उससे बचने का प्रयास करें। पैतृक संपत्ति के लिए शुभ है। अगर कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी, कोई दहेज में कुछ सामान आना था जो ड्यू हो गया, तो इस अवधि में प्रयास करेंगे तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो कन्या लगन के लिए कमोवेश फॉरेन ट्रेवल से लेकर और पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर, इन दोनों को तो अच्छी स्थिति बनती है। बस जो परेशानी है वो जीवन साथी के से तनाव की ओर इंगित करती है और खर्चे बढ़ने के योग को भी दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, तुला लगन की बात करते हैं। अगर आपका तुला लगन है तो आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज तीसरे और छठे भाव के स्वामी होके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु एक्सेस में वो ऑलरेडी हैं, साथ ही साथ शनि महाराज पंचम के स्वामी होके, विद्या के स्वामी होके, माता के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर ऑलरेडी कर रहे हैं। इसका फलित क्या होने वाला है? इसका फलित ये होना है कि आपको कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों आपके लाभ भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जीवन साथी के साथ तनाव मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि जो योग बन रहे थे वो इससे संबंधित बन रहे थे। इस कुंडली में क्या हो रहा है कि अकारक सप्तम में जब गोचर कर रहा हो, वो भी राहु केतु एक्सेस में सप्तम भाव पे, एक ऐसे ग्रह जो कि विरक्ति को इंडिकेट करता है, शनि महाराज, उसकी दृष्टि आ जाए तो शुभ नहीं लिया जा सकता। हालांकि अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के योग जरूर हैं। अभी तक अगर आप बैचलर थे और लड़की ढूंढ रहे थे या लड़का ढूंढ रहे थे तो वहां पर बात बन सकती है। लेकिन अगर शादी हो चुकी है तो थोड़ा तनाव आपको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा स्थान परिवर्तन से आपको लाभ रहेगा, और ये दिखता है कि अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं या आप ऐसी किसी जॉब में चले जाते हैं जहां पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के बारे में बात करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जानबूझ के इसको बीच में डाला था, कि जब हम ये गोचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कई बार छात्र भी और दर्शक भी उसको एज इट इज लेकर अप्लाई कर लेते हैं, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि ऐसे इसको नहीं लगाया जाता। गोचर देखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है? जिस ग्रह का गोचर अब बदला है उसमें कितना बल है। अगर ज्यादा बली है तो आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा डालेगा, और अगर वो कमजोर है, पीड़ित है, तो उसका प्रभाव कम आता है।
दूसरा, ग्रह का वेद होता है। गोचर में भी वेद एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जैसे अब 14 महीने की मैंने बात की कि गुरु महाराज अब अगली राशि में आ रहे हैं, तो जिनके लिए मैं बुरा बता रहा हूँ या जिनके लिए मैं भला बता रहा हूँ, दोनों के लिए बीच बीच में वो जो फल है वो रुकते हैं जब जब उस ग्रह का वेद होता है। वेद या विपरीत वेद जैसे भी लगेगा तो उसके फलित में कम और ज्यादा होता है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। फिर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अभी हम आखिरी 2-3 लग्नों में मैंने कहा तनाव रहेगा, जीवन साथी से तनाव रहेगा, ऐसे ऐसा आया हमने देखा। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस स्ट्रांग है और कुंडली में पहले ही शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे अच्छे योग मौजूद है, तो इस टाइम पर तनाव आएगा जरूर, लेकिन कम आएगा, पता भी नहीं लगेगा, समय आके निकल जाएगा। लेकिन अगर पहले से वो चीजें फ्रैक्चर्ड हैं, टूटी हुई है, वहां पे योग खराब है, उसके बाद अगर ये गोचर आता है तो वो फिर ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो कुंडली के में ग्रहों की स्थिति को भी देखकर फिर गोचर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद जातक की वर्तमान दशा क्या है, जैसे अभी हम बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी बृहस्पति की दशा भी चल रही है तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी होगा, और यू कैन फील इट कि हाँ बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। या जिस ग्रह की राशि में बृहस्पति बैठा है उसकी दशा चल रही है तो भी आप ये देखेंगे। तो वर्तमान दशा को भी लिया जाता है, तब जाके गोचर के फलित को सही तरीके से अप्लाई किया जाता है। आइए अब अगले लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में अपर मिडिल बॉक्स में 8 नंबर लिखा होता है, ये मंगल का लग्न है और इस कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति का गोचर आया है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में चौथे का स्वामी चौथे भाव में गोचर कर रहा है, राहु भी छठे भाव में गोचर कर रहा है। इसका फलित क्या है, इस अवधि में अगर आप कार्य क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई करें तो आपको लाभ रहेगा। मैं दोबारा दोहराता हूं, आप जिस भी काम में हैं उस काम के स्किल सेट को और अच्छा करने के लिए अगर पढ़ाई करनी हो तो ये उसके लिए अच्छी अवधि है, अच्छा समय है। और कई बार होता है ना, जॉब लगने के बाद हम सोचते हैं कि बस अभी जितना करना था कर लिया और अब तो फोकस अपनी जॉब पर करते हैं। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई अगर और बेहतर कर सकते इस समय करेंगे तो बाद में जाके आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा संघर्ष में लिप्त होने का समय, जितना कंपटीशन, स्ट्रगल, फाइट आप कर सकते हैं इस अवधि में कीजिए, उसका परिणाम आपके फेवर में आएगा। ऐसा होता है ना कि हम हमेशा टाइम हमारे लिए अच्छा चल रहा हो जरूरी नहीं है। कई बार हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, बेस बनाना पड़ता है और बाद में जाके उस बेस का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो वृश्चिक लगन के लिए, क्योंकि बृहस्पति महाराज पंचमेश होके छठे में है, तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई करना, संघर्ष में लिप्त होना लाभदायक रहेगा। कर्जा लेने से बचें इस अवधि में, उसका कारण ये है कि धनाधिपति छठे भाव में राहु केतु एक्सिस में और शनि से दृष्ट है। हालांकि पैसे की कोई खास कमी नहीं होने वाली है इस टाइम पीरियड में, लेकिन अगर आपको लोन लेने की आदत है या कोई सामान आप ले रहे हैं जिसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है तो थोड़ा बचिए, बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन, लगन में 9 नंबर लिखा हो तो, और गुरु आपके पंचम में आया है, लग्नाधिपति होकर आया है। राहु केतु एक्सिस में तो वो चल ही रहा है, अब स्टार्ट हो जाएगा। और स्पेशली जब मैंने आपको डेट बताई थी कि जून के आसपास, 1-2 जून के आसपास वो उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। अब इन सब का फलित में कैसे हम इस्तेमाल करें। देखिए, लग्नाधिपति जिस भाव में भी चल रहा हो और वहां पर वो पीड़ित हो जाए तो उस भाव संबंधित चिंता रहती है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में व्यवधान आने के योग है। प्रयास कीजिएगा कि अपना फोकस लूज ना करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर फोकस रहें, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। अन्यथा इस अवधि में ये दिखता है पढ़ाई में ब्रेक लग सकती है, सरकमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं जहां पर आप चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहे। संतान संतान संबंधित चिंता के योग है। अगर आपकी उम्र बड़ी है और आपकी संतान हो चुकी है, होने वाली है, तो इस समय उसको लेके थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि आ, लग्नाधिपति पंचम भाव में राहु केतु एक्सेस, वो भी शनि से दृष्ट, ये शुभ नहीं होता संतान संबंधित चीजों के लिए। विवाह के लिए अवधि शुभ है। अगर आप विवाह के बारे में सोच सकते हैं तो जरूर सोचिएगा। अगर मैं इस कुंडली को देखूं तो सप्तम से नवम में शनि का गोचर है, सप्तम से 11वें में गुरु का गोचर है, तो ये लाभकारी है।
उस आधार पर विवाह अगर नहीं हुआ है उसके लिए अच्छा, संतान के लिए कुछ खास समय नहीं है। पढ़ाई लिखाई पर भी व्यवधान आ सकता है। लेकिन हाँ, ये व्यवधान कब रुक जाएगा, जब मैंने सितंबर की डेट आपको बताई है, जब राहु ये राशि छोड़ देगा, देन यू विल गोइंग टू बी मोर फोकस्ड, आपको फायदा रहेगा और वहां पर स्थिति अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। यदि आपका मकर लगन है, अपर मिडिल बॉक्स में 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में सुख भाव में आया है। उसके साथ राहु केतु एक्सिस है और शनि लग्नाधिपति बली अवस्था में दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। कुल मिलाकर यह अवधि घर से दूर उन्नति की ओर इशारा करती है। क्यों? क्योंकि तीसरे और 12वें का स्वामी चौथे भाव में चलना और राहु के साथ चलना, चर राशि का वहां होना, शनि की उस पर दृष्टि होना, ये इंडिकेट करता है कि इस अवधि में अगर आप कहीं बाहर जॉब ढूंढ रहे थे या घर से दूर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, वो जॉब एक्सेप्ट करें, वो काम एक्सेप्ट करें, एंड आपको उसका फायदा रहेगा। इसके अलावा आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। वैसे भी मकर लगन आखिरी 4 लग्नों की निशानी है और लग्नेश वैसे भी कुंभ में आजकल चल रहा है। ऐसे में 12वें के स्वामी का चौथे में आना और 12वें को देखना, ये इंडिकेट करता है कि आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। केतु का भी गोचर आपके 10म भाव में है, विरक्ति का भाव डेवलप होगा। घर में रहते हुए भी पूजा पाठ और अपने आप को अलग करके देखने की आदत बढ़ेगी इस अगले 14 महीने के दौरान। नए काम को टालिएगा इस अवधि में। नए काम को टालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 10म भाव पर में केतु ऑलरेडी विराजित है और जैसा हम देख रहे हैं कि चौथे भाव में गुरु राहु योग है, तो अगर आप नया काम इस अवधि में करेंगे तो उसका परिणाम आपके फेवर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कुंभ की बात करते हैं। लगन में लग्नाधिपति चल रहे हैं, तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर है जो धन भाव का स्वामी है, राहु केतु एक्सिस में है और लगन में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में सिरदर्द होने के योग हो सकते हैं। सिरदर्द क्यों? क्योंकि काल पुरुष की पहली राशि पर केतु का प्रभाव, लगन में शनि जैसे ग्रह का प्रभाव, हालांकि वो लग्नेश है लेकिन शनि अपने नैसर्गिक ट्रेट को भी नहीं छोड़ता है, तो उसका प्रभाव, तो ये इस वजह से सिरदर्द आपको हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। विवाह के लिए बहुत शुभ समय है क्योंकि सप्तम भाव पर दोनों मंदगामी ग्रहों की दृष्टि है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फलित करने वाला है। तो विवाह के योग अगर अभी तक नहीं बन रहे थे तो अब बनने के योग बनते हैं। रिसर्च और ज्योतिष के लिए शुभ है। यदि आप उस बारे में सोच रहे थे तो मुझे दिखता है कि आपका अब रुचि उसमें बढ़ेगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। कारण ये है कि अगर मैं अष्टम भाव पर उंगली रखता हूं तो वहां से छठे क्रूर ग्रह का गोचर, अष्टम से अष्टम में गुरु का गोचर, वो भी राहु के साथ, ये दिखाता है कि रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज में व्यक्ति बेहतर करेगा। और अगर आप ज्योतिष में नहीं भी हैं और कोई पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। आगे बात करते हैं मीन लगन की, 12वें लगन की। तो देखिए, अगर लगन में 12 नंबर हो तो आपको मीन लगन का जातक कहा जाता है। आपके धन भाव में लग्नेश का गोचर है, राहु केतु एक्सिस में है, द्वादश भाव में द्वादशेश का गोचर ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी स्थिति में आध्यात्म के लिए तो ये कुंडली शुभ है। तीर्थ यात्रा कर सकते हो, जरूर करो, बहुत फायदा रहेगा। अगर कोई रुकी हुई थी, आपने बड़े दिनों से प्लान किया हुआ था, नहीं कर पा रहे थे, तो ये अवधि उसके लिए बेस्ट है। स्पेशली अगर गंगा स्नान आपने सोचा हुआ था तो प्लीज करके आइएगा, लाभ रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि राहु के साथ लग्नेश का होना इस चीज को इंडिकेट करता है। शनि राहु का लग्नेश पर प्रभाव डालना वो भी ये इंडिकेट करता है कि आध्यात्म के लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है क्योंकि लग्नेश धन भाव में पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो ऐसा लगे कि जैसे फाइनेंशियल क्रंच है, खुलकर चीजें मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, एक बंधन जैसी फीलिंग आपको इस अवधि में देखने को मिल सकती है। अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है तो आपके केस में तो स्थिति और खराब हो सकती है। तो आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। आध्यात्म के लिए समय शुभ है। साथ ही मित्रों के सहयोग के योग, और मित्रों से सहयोग मिले वो आपके काम में फायदा दे, उसके योग बनते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर सकता है या आपको कोई आइडिया दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर लगता है इसको फॉलो किया जा सकता है तो फॉलो भी कीजिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय रहेगा।
तो ये 12 लग्नों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो गुरु का गोचर है आपके लग्न पर किस प्रकार का फलित करने वाला है। अब आने वाले वीडियो में हम चंद्र राशि के आधार पर बात करेंगे और नक्षत्र के आधार पर बात करेंगे कि अश्विनी में गुरु का गोचर आप पर क्या प्रभाव डालेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई चीजें पता लगी हो। सुझाव भी ये रहेगा कि आप इसको फॉलो करें, जो आपके लग्न के लिए बताया गया है उसको देखें किस प्रकार से वो फलित होता है। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ। जय श्री राम। ऐसा नवांश जो भाग्य बदल सकता है, यदि उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।